दोस्तों, हमारे चैनल एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज का हमारा टॉपिक है CTS का मतलब होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, तो कार्पल टनल सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जो कि हमारे हाथ में होता है, पाम साइड पे। ठीक है, तो और रिस्ट जॉइंट पे होता है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है और बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स भी बनाई गई हैं। आपको बहुत ही इजी वे में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो मीडियम नर्व के प्रेशर पड़ने पे ये काउज होता है। ठीक है, द कार्पल टनल इज नैरो पासवे सराउंडेड बाय बोन एंड लिगामेंट ऑन द पाल्म साइड ऑफ द हैंड। एकदम सिंपल सी चीज़ बताई जा रही है कि जो कार्पल टनल जो होता है, जो टनल मतलब क्या होता है कि छोटा सा टनल मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के पहाड़ियों के बीच से जैसे कोई सुरंग निकला है, ठीक है, उसको हम टनल कहते हैं। तो यहाँ भी ये छोटी सी सुरंग के बारे में ही बात हो रही है जो हमारे शरीर में होती है, उसको हम कार्पल टनल कहते हैं। तो उसके बारे में देखिए क्या कह रहा है कि इज अ नैरो पासवे, ये एक नैरो पासवे होता है सराउंडेड बाय द बोन, जो कि बोन और लिगामेंट के चारों तरफ सराउंडेड होती है। चारों तरफ बोन और लिगामेंट होता है और बीच में ये पाथवे होता है। ठीक है, नैरो पाथवे। तो और ये पाल्म साइड की तरफ होता है हाथ में। व्हेन मीडियन नर्व इज कंप्रेस, जब मीडियन नर्व कंप्रेस होता है तो सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है? नंबनेस मिलता है, टिंगलिंग दिखता है, वीकनेस दिखता है और भी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा इस छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है, डायग्राम से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पाम बनाया है। ठीक है, ये सुपिनेशन साइड का है। ठीक है, सुपाइन है। तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि मतलब आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने बनाया फ्लेक्सर रेटिकुलम, ये जो है फ्लेक्सर रेटिकुलम है। ठीक है, कार्पल बोन, फ्लेक्सर टेंडन, ये जो है ये कार्पल बोन है। ठीक है, और ये जो है ये टेंडन है। ये छोटी छोटी दो तीन चीज़ें, ये जो ये ऊपर गई हैं, ये गई हैं और ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये जो है ये टेंडन है। ठीक है, फ्लेक्सर टेंडन इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो मैंने रेड पेन से डिनोट किया है ये है मीडियन नर्व। ठीक है, तो ये मीडियन नर्व यहाँ से ये टनल से होते हुए यहाँ पे आगे की तरफ जाते हैं। और मीडियन नर्व का आपको पता होगा कि पाथवे क्या है। तो मीडियन नर्व जो होता है वो हमारे थंब को सप्लाई देता है, इंडेक्स को देता है, मिडिल को देता है और रिंग फिंगर के हाफ में देता है। ठीक है, तो ये इतना दूर में ये सप्लाई देता है। यहाँ देखिए ये जो है ये ट्रांसवर्स व्यू में है। ठीक है, ट्रांसवर्स व्यू में है कार्पल टनल सिंड्रोम का। तो ये देखिए ये जो ये चीज़ है ये बोन है। ठीक है, कार्पल बोन है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ये जो है इसमें ये फ्लेक्सर टेंडन है। ठीक है, ये जो है ये मीडियन नर्व है, जो ये ऐसे मतलब रेड में डिनोट मैंने करा है, ये मीडियन नर्व है। और ये फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस टेंडन है। ठीक है, तो ये हमारा फिगर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज में अभी हम देखेंगे क्या है। तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे मैंने काउजेज के बारे में लिखा है कि काउजेज क्या क्या हैं, उसके बाद रिस्क फैक्टर देखेंगे। तो काउजेज देख लीजिए क्या है। तो काउज जो है सबसे पहले तो अननोन है, कोई इसका अननोन है। ठीक है, तो सेकंड में इंजरी और फ्रैक्चर एट रिस्ट, इसका मतलब ये सैम्बल का मतलब फ्रैक्चर होता है। अगर हाथ पैर टूटता है तो इसको फ्रैक्चर से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये आप मत लिखिएगा, आप फ्रैक्चर ही लिखिएगा। ठीक है, तो इंजरी और फ्रैक्चर एट रिस्ट, फ्रैक्चर रिस्ट की अगर फ्रैक्चर हो जाती है या फिर चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो ये काउज करता है। ओवर यूज ऑफ रिस्ट ड्यू टू टाइप राइटिंग और वाइब्रेटिंग टूल्स, कोई भी हम जैसे कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, लैपटॉप पे वर्क करते हैं, ज़्यादा टाइपिंग करते हैं, तो हमारा जो हाथ का पोजीशन होता है, ठीक है, वो ऐसे होता है। ठीक है, देखिए ऐसे होता है। तो ऐसे वर्क करता है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे ऐसे प्रेस हो रही है। ठीक है, या ये लगातार ऐसा करने पर, या फिर अगर माउस चला रहे हैं तो ऐसे ऐसे करके माउस जो चलाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये प्रेशर पड़ती है, तो इसकी वजह से ये
सिंड्रोम होता है, ठीक है। वाइब्रेटिंग टूल्स जैसे कि रोड तोड़ने वाला होता है, दीवार में छेदा करने वाला जो टूल्स होता है, ठीक है, तो उसको वाइब्रेटिंग टूल्स कहते हैं, उसको यूज करने से भी होता है। और कुछ जगह पे ये जेनेटिक भी होता है, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर अब देख लेते हैं, रिस्क फैक्टर में क्या है। तो सबसे पहले है एनाटॉमिकल फैक्टर, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, और डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर और अर्थराइटिस कैन अफेक्ट द स्पेस विद इन अ कार्पल टनल एंड जनरेट द कंप्रेशन ऑन मीडियन नर्व। समझ रहे हैं कि अगर कोई डिसलोकेशन हो जाता है बोन में, या फिर अर्थराइटिस हो जाता है। अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, अर्थराइटिस हुआ इसका मतलब है कि इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगा तो मीडियन नर्व पे कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो इसी की वजह से मतलब ये फर्स्ट रिस्क फैक्टर हुआ, ठीक है। अब जेंडर में देखेंगे तो इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल, ये फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है, बिकॉज कार्पल टनल एरिया इज स्मॉलर इन वोमेन दैन मेल, क्योंकि कार्पल टनल एरिया जो होता है वो फीमेल में बहुत ही छोटा होता है मेल के अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्फ्लामेटरी कंडीशन, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया अर्थराइटिस के केस में, तो ये भी है रिमोटॉइड अर्थराइटिस लाइक कंडीशन। रिमोटॉइड अर्थराइटिस होगा तो भाई साहब जितने भी ज्वाइंट होंगे वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा तो फिर स्वेलिंग होगा, कंप्रेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नर्व डैमेज इन कंडक्शन लाइक क्रॉनिक इलनेस सच एज डायबिटीज। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज हो जाता है तो वो ब्लड के थ्रू ग्लूकोज का पास आउट होता है, ठीक है। तो वो क्या होगा कि ग्लूकोज का पास आउट होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि वो डैमेज करता है नर्व को वहाँ पे, ठीक है। तो मीडियन नर्व को यह डैमेज करता है। मेडिकेशन में देखेंगे कि कोई दवा होती है जिसको खाने से ये चीज़ प्रॉब्लम दिखती है। तो यहाँ पे देखिए इन सम ऑफ रिसर्च, कुछ रिसर्च में ऐसा देखा गया है और पढ़ा है, मतलब रिसर्च करने पर कुछ ऐसा देखा गया है डैट दी कार्पल टनल सिंड्रोम जो है एंड यूज ऑफ द एनास्ट्रोल जो है एक ड्रग्स का नाम है, ठीक है। इस ड्रग्स को लेने से, ठीक है, ये सिंड्रोम होने की ज़्यादा चांसेस है, और ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये मेडिसिन यूज किया जाता है, ठीक है। ऑब्सिटी समझ रहे हैं आप, ठीक है। सी में देखेंगे जी में देखेंगे वर्क प्लेस फैक्टर, वर्किंग विद वाइब्रेटिंग टूल। अगर आप वाइब्रेटिंग टूल्स के साथ वर्क करते हैं तो सीधी सी बात है कि होगा, और टाइपिंग वर्क करते हैं कंप्यूटर पे तो होगा। प्रेगनेंसी में चांसेस ज़्यादा है होने के। हैपोथायराइड होता है तो भी चांस ज़्यादा है। लिपोमा ट्यूमर और गैंग्लियंस होता है तो भी चांस ज़्यादा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे सिम्टम्स के बारे में कि सिम्टम्स क्या क्या है। तो सबसे पहले भी फर्स्ट लाइन में इंट्रोडक्शन में ही बताया था सिम्टम्स, यहाँ पे भी देख लीजिए। नंबनेस होगा, टिंगलिंग होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा इन द एरिया ऑफ मीडियन नर्व सप्लाई, थंब इंडेक्स फिंगर, ठीक है, मैंने पहले भी बताया थंब में होता है, इंडेक्स फिंगर में होता है, मिडिल फिंगर्स में होता है, हाफ पार्ट ऑफ द रिंग फिंगर्स में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने ये पेंसिल से ये इतना पार्ट जो मैंने ये करा है शेडेड डाला है, ठीक है, ये नम्बनेस की एरिया है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है एरिया ऑफ नम्बनेस, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, यहाँ पे ये हम पहला पॉइंट हमारा सिम्टम्स का ये था, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है फोर आर्म एंड अपर आर्म डिकम्फर्ट एंड पेन। फोर आर्म और अपर आर्म जो होगा वो डिस्कम्फर्ट होगा और पेन होगा, ठीक है। मसल वेस्टिंग बिलो थंब, मसल की वेस्टिंग हो जाती है थंब के नीचे। जैसे ये थंब है, ठीक है, मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मैं ऐसे बता दूँ। ये थंब है तो थंब के नीचे ये जो मेरी पेंसिल की पॉइंट है, निडल पॉइंट जो है, इस वाले पोर्शन पे क्या होता है कि मसल लॉस हो जाता है, मसल का वेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक हमारा सिम्टम है। तो चलिए पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है। ड्यू टू इटियोलॉजिकल काउज या फिर काउजेज, ठीक है। स्वेलिंग एंड एडिमा इन रिस्ट में स्वेलिंग या एडिमा होगा, ठीक है, या तो इन्फ्लामेशन की वजह से हो या फ्रैक्चर की वजह से हो। डिक्रीज एरिया ऑफ द कार्पल टनल का एरिया डिक्रीज होगा तो भाई कंप्रेशन मीडियन नर्व पे होगा, उसके बाद ब्लॉकेज ऑफ नर्व फाइबर्स होंगे, उसके बाद डिक्रीज सेंसेशन होगा, उसके बाद कार्पल टनल सिंड्रोम होगा, ठीक है। ये एकदम सिंपल वे में आपका पैथोफिजियोलॉजी एकदम याद हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस
कि डायग्नोसिस क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द क्लिनिकल सिम्टम्स, ठीक है। मसल वेस्टिंग बिलो द थंब, मैंने अभी तुरंत बताया आपको कि मसल वेस्टिंग हो जाती है बिलो द थंब में। टीनल साइंसेस साइन होते हैं, मतलब कि हाथ वगैरह कांपना, ये सब का जो साइन होता है। फैलन टेस्ट होता है, फैलन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। आप नेट पे सर्च भी मार सकते हैं फैलन टेस्ट कैसे होता है। जैसे फैलन टेस्ट इस टाइप से होता है, मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। ये हैंड हो गया, ठीक है। तो अगर हम किसी को नमस्ते करते हैं तो मान लीजिए ये पोर्शन से हम ऐसे मान लीजिए नमस्ते करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके मान लीजिए ऐसे, ये हमारा दोनों हाथ हो गया, ये हमारा रिस्ट जॉइंट हो गया और ये हम नमस्ते किए हुए हैं, ठीक है। बट इसमें क्या होगा कि ये पाल्म साइड से किए हैं, इसमें क्या होगा, ये जो टेस्ट है फैलन टेस्ट, इसमें क्या होगा कि ये हमारा ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, उसके बाद यहाँ से ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये उल्टा, मतलब कि डाउनवर्ड के साइड में, ये हम नमस्ते ऐसे करते हैं बट ये नीचे की तरफ करेंगे, और ये पाम साइड से करते हैं जो हम, ठीक है। जैसे हाथ का सुपिनेशन साइड से, जो पाम की साइड से पाम को पाम में टच करते हैं तो नमस्ते होता है। लेकिन इसमें क्या करना है कि बैक साइड से करना है, बैक साइड से करना है, ठीक है। बैक साइड इन सेंस कि पोस्टेरियर साइड, ठीक है, पोस्टेरियर साइड ऑफ हैंड, ठीक है। तो दोनों पोस्टेरियर साइड ऑफ हैंड को मिलाना है, ठीक है। ऐसे देखिए, ये मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये ऐसे जो ये जो सॉरी ये जो पोर्शन है हमारे हाथ का, ठीक है, ये ऐसे मिलाना है, ठीक है। तो दोनों साइड के हाथ को ऐसे ज्वाइंट करना है एक में, नमस्ते टाइप का नीचे की तरफ से। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो और देखिए आगे में क्या है, इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक सिम्टम्स इन फिंगर, जो इलेक्ट्रिकल शॉक की तरह लगेगा उंगलियों में, ठीक है। वीकनेस इन हैंड एंड ड्रॉप ऑब्जेक्ट, हाथ में वीकनेस रहेगा और कोई भी सामान को अगर आप पकड़िएगा तो वो ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है। एक्सरे करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी कर लेंगे, ठीक है। नर्व कंडक्शन स्टडी कर लेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन, नर्व कंडक्शन स्टडी करेंगे, ठीक है। और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट को क्लिनिक पर अगर आएगा तो उसको हम अपने हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ट्रीटमेंट के बारे में कि ट्रीटमेंट भाई कैसे कैसे क्या होगा। तो सबसे पहला ए और बी में मैंने बांटा है, ठीक है। ए में है नॉन सर्जिकल थेरेपी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना सर्जरी का जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिस्ट स्प्लिंट, एक स्प्लिंट आता है, रिस्ट स्प्लिंट आता है, ठीक है। तो वो अगर हम यूज करें पेशेंट पे तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, रिस्ट स्प्लिंट जो होता है, ठीक है। ये क्या करता है, यूज्ड, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, इट इज यूज्ड बाय अ पर्सन होल्ड द हैंड ड्यूरिंग स्लीप और रिलीव सिम्टम्स, ठीक है, स्लीप एंड रिलीव सिम्टम्स, ठीक है। NSAID ड्रग्स देंगे, ठीक है, सच एज आइबोप्रोफिन, ठीक है, मे हेल्प टू रिलीव द पेन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, ठीक है, सच एज कॉर्टिकोसोम टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड पेन, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए ये नॉन सर्जिकल से अगर काम नहीं चल पाता है तो अब हम यहाँ पे सर्जरी की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसमें फिजियोथेरेपी भी लिख सकते हैं, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं सर्जरी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं लिखा हुआ है, बस ये बताया गया है कि जब अगर दवा काम नहीं करेगा तब हम सर्जरी करेंगे, ठीक है। सर्जरी इज स्टार्टेड व्हेन सिम्टम्स आर सीवियर, सर्जरी को हम स्टार्ट तब करेंगे जब सिम्टम्स जो होता है वो सीवियर होगा और डोंट रिस्पॉन्ड टू अदर ट्रीटमेंट, और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम सर्जरी करेंगे। इट इज़ परफॉर्म्ड इन 2 टेक्निक, इंडोस्कोपिक सर्जरी और ओपन सर्जरी, ठीक है। ये जो है 2 टाइप से मतलब यहाँ पे किया गया है। इंडोस्कोपिक सर्जरी, इंडोस्कोपिक सर्जरी का मतलब आप समझ रहे हैं कि इंडोस्कोपिक हम उसको कहते हैं जैसे कि हाथ की हथेली में या फिर कहीं भी करते हैं तो छेद करके कैमरा डाल करके, और जो सर्जरी हम करते हैं उसको इंडोस्कोपिक करेंगे। और ओपन सर्जरी मतलब कि जो चीरफाड़ करके ओपन करके जो सर्जरी करते हैं उसको हम ओपन सर्जरी बोलते हैं।
करते हैं। तो अभी पिछले हमने देखा हमने देखा सर्जरी के बारे में, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रिवेंशन क्या क्या हमें करना चाहिए, ठीक है। तो इम्प्रूव पोस्चर को इम्प्रूव करना चाहिए। टेक ब्रेक ड्यूरिंग दी वर्क, ठीक है। सॉरी यहाँ ब्रेक मैंने लिख दिया है, तो ड्यूरिंग वर्क, ठीक है। तो जब भी हम काम कर रहे हैं, कोई लंबा समय से काम कर रहे हैं, तो हम बीच बीच में बार बार ब्रेक हमको लेना चाहिए। कीप हैंड वार्म, अब देखिए यहाँ पे ये क्यों लिखा है कीप हैंड वार्म, ये ज़्यादातर ठंडी जगह से, ठंडी चीज़ों से ये भी सिंड्रोम जो होता है वो होता है, ठीक है। तो जैसे एसी चल रहा है, अगर आप वर्क कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा चांस है कि ये आपको फिर से हो सकता है। तो अपने हाथ को गर्म करना है या फिर ग्लव्स पहन लेना है, वो हाफ ग्लव्स जो आता है जिसमें उंगलियां निकली रहती हैं और सिर्फ जो पाम है वो ढका रहता है, ठीक है। और रिड्यूस फोर्स एंड रिलैक्स दी हैंड, और रिलैक्स फोर्स को रिड्यूस मतलब कम रिड्यूस करेंगे फोर्स को, और रिलैक्स दी हाथ को ज़्यादातर रिलैक्स में ही रखेंगे। तो कार्पल टनल सिंड्रोम अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। लास्ट वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।